अब नरेंद्र मोदी ने यह प्रमाणित कर दिया संसद में कि वो 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया, 5 किलो मुफ्त अनाज का कटोरा थमा दिया। अब कौन से प्रमाण की जरूरत है? और कितना विकास दिखाएंगे नरेंद्र मोदी लोगों को? अपने जुमले में लपेटकर भले ही उसे लोगों के सामने परोसें, लेकिन क्या जो 5 किलो अनाज के लिए, मुफ्त अनाज के लिए द वैल्यू ऑफ 120 रुपीज, 100, 125, 150 रुपए अपनी मां बहन बेटी सब ले जाकर लाइन लगा करके जो लेते हैं, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी? या क्या उनको समझ में नहीं आता होगा जब अडानी की बात चलती है, जब 400 लाख 300 लाख करोड़ जो हिस्सेदारी मिली है, 600 लाख करोड़ काला धन, जो पहले 400 लाख करोड़ था, जब 1.5 गुना हो गया तो 600 लाख करोड़ हो गया। तो 600 लाख करोड़ के बारे में जो चर्चा सुनते होंगे, अडानी के दूसरे नंबर की बात सुनते होंगे, आप खुद सोच के देखिए, कल्पना कीजिए कि अपने मां बहन बेटी के साथ एक आदमी, आम आदमी 5 किलो मुफ्त अनाज के लिए लाइन में खड़ा है और उसे वहां अगल बगल से यह सुनाई दे रहा है कि अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का धनी बन गया 609 नंबर से, और वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के काल में, नरेंद्र मोदी के अमृत काल में। उन पर क्या गुजरती होगी? क्या उनका ज़मीर उन्हें झिझोरता नहीं होगा, धिक्कारता नहीं होगा, उन पर थूकता नहीं होगा, उनके विचारों पर, उनकी सोच पर, उनके निर्णयों पर? क्या उनकी आत्मा उनसे यह नहीं पूछती होगी कि रे मूर्ख, तूने किस आदमी को चुन करके प्रधानमंत्री बनाया है जो तेरा सब कुछ लूट करके अडानी पर समर्पित, अडानी पर लुटाया है? कचोटती होगी। लेकिन गांव में एक और कहावत है, आपन मारी, माफ कीजिएगा, आपन हारी और मेहरी कमारी कैसे कही? चलिए, बेडरूम में औरत ने कूट दिया एक हस्बैंड को, तो जाकर के किससे कहेगा? और क्या कहेगा कि बीवी ने खूब जम के धुना है मुझे। वही हाल मेरे ख्याल से 80 करोड़ लोगों का भारत में हो चुका है। दर्द तो है, तकलीफ तो है कि वो अडानी दूसरे नंबर का धनी हो गया और मेरे हाथ में कटोरा आ गया। दुख तो है, लेकिन कहें किसे? हमारे जैसे मूर्ख बन करके, गधे बन करके तो नरेंद्र मोदी को जिता दिए। खैर, हम तो एक बार ही मूर्ख बने, और वो भी रामदेवुआ के बनाने से, उसके चक्कर में आ गया, और वो भी उसके छल कपट की भाषा के नाते। वो रामदेव भाषा बोलता था, जो मुंह से बोलता था वो तो राजीव दीक्षित की भाषा बोलता था, और जो उसके दिल में होता था और जो उसकी हकीकत थी वो दलाल की थी। बात समझ में नहीं आई। वैसे भी राजीव भाई एक प्रखर वक्ता थे, उनकी बात वो खुद बोले या कोई और दिल पर सीधे लगती है। मुझे भी लगी, मैं भी खड़ा हो गया, मोदी के लिए काम करने लगा और अपनी जिंदगी का 4 साल दिया। और वही सबसे बड़ा अफसोस आज भी दिल में कांटे की तरह चुभता है। और उसी गलती को सुधारने के लिए ये मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को बताने की कि भाई मैं भुक्तभोगी हूं, मैं मूर्ख बन गया। तुम लोग आज के पढ़े लिखे हो, नौजवान हो, तुम मत बनो यार, तुम तो समझो।
इसके सारे छल, इसके सारे प्रपंच, इसके सारे कपट, इसके सारे धोखाधड़ी सब बता रहा हूं, अब तो समझो। तो मेरे दोस्त, कहने का अर्थ यह है, मैंने अब कंक्लूजन पे आते हैं कि नरेंद्र मोदी तो फालतू की छेड़छाड़ इधर उधर करते रहते हैं, अपने तरफ से अपनी कालिक से हाथ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, हटाने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने जो कालिक नरेंद्र मोदी के मुंह पर पोती है, वो इतिहास में कभी नहीं धुलेगा। और मैंने पहले भी कहा मेरे दोस्त कि ये अरविंद केजरीवाल ही कह सकते हैं और कह करके बच सकते हैं। अगर कहीं कोई दूसरा नेता इस तरह की भाषा बोला होता, इस तरह की बात और इस तरह का आरोप लगाया होता, तो नरेंद्र मोदी पता नहीं नंगे होकर के उसका इनकाउंटर करवा देते, सिर्फ संसद से बाहर नहीं निकालते। लेकिन अरविंद केजरीवाल का वो नहीं उखाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वो इसलिए नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि गुरु भाई हैं, सबका गुरु आरएसएस। आरएसएस का हाथ है, आरएसएस का पैर, नाक, कान सब कुछ है। आरएसएस की ताकत अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़ी है। फिर अरविंद केजरीवाल को कैसे जेल में भेज सकते हैं, कैसे सजा दिलवा सकते हैं, कैसे उन पर केस कर सकते हैं, कैसे उनका जवाब दे सकते हैं। अब तो महसूस कर, मन महसूस कर ही मोदी रह रहे होंगे। और यही दर्द उनका छलक कर सामने आया कि उन्होंने ये बात कही कि मेरी कुछ लोगों ने सुपारी दे रखी है मेरी छवि धूमिल करने की। वो हिम्मत यहां भी नहीं जुटा पाए कि ताल ठोक कर कह सकें कि आरएसएस ने मेरी इमेज खराब करने की सुपारी दे रखी है अरविंद केजरीवाल को। ये कहना चाहिए। खैर, नरेंद्र मोदी तो झूठ ही बोलते हैं, झूठ में ही जीते हैं, झूठ ही खाते हैं, झूठ ही सोते हैं, झूठ ही जीते। चलो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी को मैंने कहा कि उनका इतिहास अडानी है, उनका वर्तमान अडानी है, उनका भविष्य भी अडानी है। इसके लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए चाहे जितनी नौटंकी कर सकें करते हैं, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और एक बात और, अब इस मुद्दे को जयराम रमेश बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया इतिहास के पन्नों से, इस मुद्दे पर अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं, मैं कोई बात बहुत डीप और विस्तार से नहीं बताता, आपको सिर्फ वो बातें बताता हूं जो दूसरे नहीं बताते, राष्ट्रवादी पत्रकार। तो इसे विशेष रूप से अगर देखना है, खुलकर समझना है, तो आप रवीश कुमार का आज का अपलोडेड वीडियो देख लीजिएगा। उन्होंने बड़ी व्याख्या से इसको सामने रखा है। शायद सुभद्रा कुमारी चौहान कवयित्री का उदाहरण दे करके, इतिहास के पन्नों से कुछ निकाल करके, कि कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की गद्दारी पर प्रकाश डाला है। अगर इसे देखना है तो आप रवीश कुमार के आज का अपलोडेड वीडियो देख लीजिएगा। हाँ, मैंने आपको जो मेरा विषय होता है, मेरा टारगेट होता है, मैं आपको जो पहुंचाता हूं, जो लोग कहते हैं उनके पीछे भी कुछ बातें वो नहीं कह पाते, या नहीं कहते, या नहीं जानते, उसको मैं आप तक पहुंचाता हूं, पहुंचाने की कोशिश करता हूं।